दोस्तों, मैं वसुंधरा। मैं फिर आई हूँ अपनी आपबीती लेकर। मेरी जिंदगी में अब तक कई पुरुष आ चुके थे और अब मेरी प्यास कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। मुझे अब चस्का लग चुका था। मैं अब विकास के साथ खुलकर खेलती थी और उन्हें भी मेरे इस परिवर्तन से बहुत खुशी होती थी। मेरे पति विकास एक एमएनसी में जॉब करते हैं और अक्सर उनके पास हमारे लिए समय नहीं होता है। हम जमींदारों के खानदान से संबंध रखते हैं और हमारी गांव में काफी जमीन है और हमारा पुश्तैनी मकान भी है। गांव के लोग विकास को मालिक और मुझे मालकिन कहते हैं, लेकिन गांव में कोई रहता नहीं है, इसलिए मकान गांव के ही एक लड़के के हवाले रहता है जिसका नाम राजू है। वह वहां का केयर टेकर है और वहां की गौशाला में अपना तबेला भी चलाता है। राजू विकास को भैया और मुझे भौजाई कहता है। वो एक 28 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है और वो अकेले ही तबेले और हवेली को संभालता है। एक बार जमीन के सिलसिले में मेरा और मेरे पति का गांव जाना हुआ। गांव पहुंचकर मैं और मेरे पति उसी पुश्तैनी मकान में रुकने वाले थे। हमारे आने की खबर पाकर राजू ने पहले ही हवेली की साफ सफाई करवा दी थी और हमारे रुकने की अच्छी व्यवस्था की थी। खैर आते आते शाम हो गई थी, इसलिए रात का खाना पीना करके हम दोनों हवेली में ही सो गए। राजू हवेली के पीछे बने गौशाला के पास सोता था, इसलिए वह भी वहीं सो गया। कमरे में बहुत गर्मी थी, इसलिए मुझे बड़ी मुश्किलों से नींद आई। अगली सुबह हमें अपने खेतों का मुआयना करने जाना था। मेरे पति अपनी कुछ जमीन बेचना चाहते थे, इसलिए पहले हमारा मुआयना करना जरूरी था। राजू के साथ हम दोनों खेतों की तरफ गए और जाकर अपनी जमीन का मुआयना किया। लेखपाल की मौजूदगी में सारी नपाई की गई और फिर खरीददार पार्टी से फोन पर बात हुई। उन्होंने 4 दिन बाद आने की बात कही। क्योंकि हम गांव एक हफ्ते के लिए आए थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह हमारा दिन निकल गया और फिर रात आई। क्योंकि हम दोनों ही पूरी हवेली में अकेले थे, इसलिए आज मेरा दिल कुछ मस्ती करने का कर रहा था। मैंने आज अपने पति से कहा क्यों न आज हम आंगन में सोए, क्योंकि कल रात गर्मी बहुत ज्यादा थी। मेरे पति ने राजू को आवाज दी। राजू आया और पूछा क्या हुआ भैया, आपने मुझे इस वक्त बुलाया। विकास ने कहा राजू, आज तुम्हारी भाभी बहुत गर्मी लग रही है, तुम हमारा बिस्तर यहीं जमीन पर लगा दो, कुछ राहत मिलेगी। राजू ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा अब भौजाई को गर्मी लग रही है तो गर्मी का इलाज तो करना पड़ेगा ना। उसने मुझे देखकर मुस्कान दी और फिर आंख मारी। मैं कुछ न बोली और शर्मा कर नजर नीची कर ली। राजू हमारे कमरे में गया और फिर हमारे गद्दे निकालकर आंगन में जमीन पर लगा दिए और हमारा बिस्तर तैयार कर दिया। उसके बाद राजू चला गया। मैं विकास के साथ लेटी थी और हम सोने की तैयारी कर रहे थे। आज मेरा मन खेलने का कर रहा था, लेकिन विकास कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें उत्तेजित करने का फैसला किया। मैंने अपनी साड़ी उतार दी और पेटीकोट ब्लाउज में आ गई। फिर मैंने धीरे धीरे विकास के सीने को सहलाना शुरू किया। विकास मेरे इरादे समझ गए और बोले डार्लिंग, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज हम कल करें। मैं नाराज होकर बोली आपका रोज का यही हाल है, एक तो घर पर नहीं रहते हो, ऊपर से तुम्हारी थकावट। अगर मुझसे प्यार नहीं था तो शादी ही क्यों की। विकास मेरी बात सुनकर हंस पड़े और कहा अच्छा बाबा सॉरी, मेरी गलती है कि हम अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाते हैं। ये कहकर उन्होंने अधर श्रृंगार शुरू कर दिया। मैं भी इस काम में उनका बखूबी साथ दे रही थी। कुछ देर के सिलसिले के बाद मैंने थैली खोल नागपुरी रसीले संतरे विकास के हवाले कर दिए और विकास मजे लेने लगे। जी भर के ऑरेंज जूस पीने के बाद उन्होंने अपना पजामा हटा दिया और खड़ा गन्ना हवा में लहराने लगा। मैंने उनके गन्ना चूसना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे बीच अक्सर ऐसा होता रहता था, इसलिए मेरे लिए उनका कोई विशेष नहीं था। कुछ देर तक उसे गीला करने के बाद मैंने अपनी घोंसले से पर्दा हटाकर खुला कर दिया। विकास ने अपना मिट्ठू मिट्ठू तोता घोंसले में छोड़ दिया और वो वहां उछल कूद करने लगा, खेलने लगा। मेरी आंखें इस एहसास से बंद हो गई और मैं धीरे धीरे आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। विकास, खेलो और जोर से खेलो, इस तरह के वाक्य मेरे मुंह से निकलने लगे।
इस दौरान मैं एक बार मेरी सुराही से पानी बह निकला था, लेकिन विकास ने ये सब जारी रखा। काफी देर बाद विकास भी बरसने की कगार पे आ गए और मेरी सुराही में ही पानी भर दिया। जब गर्म पानी मेरी सुराही में भर गया तो मैंने आंख खोली तो छत पर कोई दिखा। कद काठी से वह राजू लग रहा था। मैं उसे गौर से देखने का प्रयास करने लगी, लेकिन हल्की चांदनी की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। लेकिन कद काठी से मैं ये समझ चुकी थी कि वह राजू ही है। मेरे दिल में शरारत सूझी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और पतिदेव को ऊपर ले लिया। उनको भनक भी नहीं लगी कि कोई हमें इस हालत में देख रहा है। जैसे ही राजू को आभास हुआ कि मैं उसे देख चुकी हूँ, वह दबे पांव वहां से निकल गया और अपनी खाट पर लेट गया। मेरा मन संतुष्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अब विकास को जगाना उचित नहीं समझा और फिर उसी के साथ उसी अवस्था में सो गई। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीबी ऐसे ही सो रहे थे। सुबह के 7 बजे थे। सूरज निकल रहा था और उसकी रोशनी हमारे आंगन में आने लगी थी। इतने में ही हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमारी आंख खुली। मैंने झट से अपने कपड़े उठाए और पास बने कमरे में चली गई। विकास ने भी खुद को ठीक किया और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने राजू खड़ा था। राजू के हाथ में एक जग था, वह हमारे लिए दूध लाया था। राजू ने अंदर झांका तो मैं उसे नहीं दिखी। कल रात में मेरी कुटाई देखकर जरूर उसका दिल नहीं भरा था। राजू दूध देकर चला गया और फिर हम दोनों अपने काम काज में लग गए। फिर हम दोनों कुछ देर के लिए खेतों की तरफ गए। वहाँ विकास के पास उसकी कंपनी का कॉल आया था कि उसे दिल्ली आना होगा, क्योंकि अप्रेजल होने वाला था और उसके प्रमोशन के पूरे आसार थे। विकास ने मुझे बुझे मन से बताया कि उसे कल दिल्ली के लिए निकलना होगा। हमारी जमीन की डील 2 दिन बाद होने वाली थी, इसलिए विकास ने मुझे गांव में ही रुकने को कहा। मैंने हामी भर दी और घर वापस आ गए। रात को हम दोनों फिर से आंगन में लेटे। मुझे पता था कि आज भी राजू हम दोनों को देखेगा, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसलिए मैंने आज रात फिर से पतिदेव को गर्म करने का फैसला किया। क्योंकि कल उन्हें जाना था, इसलिए वे भी आज पूरे दिल से ओखली में मूसल डाल के कुटाई करना चाहते थे। मैंने उनको रोका और कहा 10 बज जाएं तब करिएगा, क्योंकि तब तक गांव के लोग सो जाते हैं। उनको मेरी बात ठीक लगी और रात 10 बजे के करीब हमारी क्रिया शुरू हुई। छत पर कुछ आहट सुनाई दी तो मैं समझ गई कि अब राजू छत पर आ गया है। आज रात मैं राजू को पूरी तरह से अपना रंग दिखाना चाहती थी। मैंने सारे कवच हटा दिए और पूरी खुली किताब हो गई। सब कुछ चांदनी रात में चांदी की तरह चमक रहा था। मैंने गन्ना चूसना शुरू किया। मैं जोर जोर से कर रही थी और आवाजें निकाल रही थी। आज मेरी आवाज कुछ तेज थी ताकि ऊपर बैठा राजू भी अच्छे से सुन सके। मैंने विकास नीचे गया और मैं ऊपर आकर 6 से 9 में आ गई। मैं गन्ना चूस रही थी और विकास भी अच्छे से रसमलाई चाटने में लगे थे। इसके बाद मैं फनफनाते काले नाग को गुफा का दरवाजा दिखाया और एक झटके में सरसराता हुआ अंदर चला गया। मेरे मुंह से तेजी से आवाजें निकल रही थीं और मैं जोर जोर से धक्के लगा रही थी। इस तरह 10 मिनट हुए थे और नागराज जहर उगलने वाले थे, इसलिए मैंने नागराज को बाहर निकाल दिया और उससे खेलने लगी। तभी उसका जहर का फवारा मेरे मुंह में ही छूटा और वे हौंफने लगे। इस दौरान मैंने चोर नजरों से छत पर बैठे राजू को देखा। वह चारदीवारी की आड़ में छुपा हमें देख रहा था। उसके बाद 2 बार और ऐसा ही दौर चला। इसके बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन सुबह हम दोनों उठे और मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करके विकास जाने की तैयारी करने लगे। राजू उनके साथ उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जाने वाला था। उन दोनों को विदा करके मैं लेट गई और मेरी आंख लग गई। उठी तो अब तक सुबह के 11 बजे थे। राजू विकास को छोड़कर वापस लौट आया था और गौशाला के पास बैठा था। मुझे शरारत सूझी। मैं राजू को छेड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने अपनी साड़ी और ब्लाउज हटा दिया और सिर्फ पेटीकोट से संतरे ढक लिए, जैसे अक्सर गांव की महिलाएं नहाते वक्त कर लेती हैं। मैं अपनी इस हरकत से मन ही मन बहुत गर्म हो रही थी।
मैं वैसे ही राजू के पास पहुंची तो वह मुझे देखकर हैरान रह गया। राजू ने मुझे देखा तो ऊपर से नीचे तक निहारता रहा, फिर खा जाने वाले अंदाज में बोला, क्या भौजी, आज खेतों में जाकर नहाने का इरादा है क्या? कहो तो ट्यूबवेल चला दें। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, अरे नहीं रे, खेतों में नहीं, यहीं घर पर नहाऊंगी। जब मैं नहाने बैठी तो देखा कि साबुन खत्म हो गया है। तुम मेरे लिए नहाने वाला साबुन ला दो। ये कहकर मैंने राजू के हाथ में 100 का नोट रखा। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे आप जैसी गोरी गोरी भौजाई को साबुन में मजा नहीं आएगा, आप कहो तो गाय का कच्चा दूध भिजवा दूं, उसी में नहा लीजिए आप और निखर जाओगी। मैंने कुछ नहीं कहा और हंसकर राजू की बात को टाल दिया। दोस्तों, आगे राजू कैसे अपनी बीन पर इस नागिन को बचाएगा और कैसे ये जर्सी गाय राजू को निचोड़ेगी, ये